चलिए अब आ गया है पार्ट 2 गेट 2025 जो आज एग्जाम हुआ था आपका बीटी के सॉल्यूशन है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप मुझे भेज रहे हैं और हम लोग उसके सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन एक आया हुआ है जहां पर आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ बातें की गई हैं। ऑप्शंस बहुत क्लियर नहीं है लेकिन मोटी मोटी बात हम लोग कर लेते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पुराना बैक्टीरिया है शायद, असल में कोई एक पुराना कॉमन एंसेस्टर था जिससे यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया अलग अलग हो गए और बाद में आर्कियोबैक्टीरिया से ही हम भी आए अल्टीमेटली। तो यहाँ डिफरेंशिएट करना था कि यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब सेल वॉल कंपोजिशन देखिए, नॉर्मल बैक्टीरिया के पास सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन पाए जाते हैं, डी वाले अमीनो एसिड भी होते हैं जो क्रॉस लिंकिंग करते हैं। लेकिन जब हम आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं मिलता। वहाँ डिफरेंट टाइप के स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन्स, पॉलीसेक्राइड्स और काफ़ी सारे ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है सेल वॉल एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया के, इसलिए ग्राम स्टेनिंग जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन पर टिकी हुई है वो आर्कियोबैक्टीरिया में कामयाब नहीं है। बहुत रिलायबल रिजल्ट वहाँ नहीं मिलते हमें। जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आर्कियोबैक्टीरिया अगर आपको याद होगा तो ज़्यादातर ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनकी मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो अनयूजुअल हैं। इथर बॉन्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ग्लिसरॉल भी मुझे काफ़ी देखने को मिलेगा और कई बार मुझे मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड लिपिड्स भी देखने को मिलते हैं। इनडीड यहाँ पर कुछ खास तरह के लिपिड भी पाए जाते हैं जिनके दो हेड होते हैं और ये मोनोलेयर बनाते हैं बजाय बायलेयर बनाने के। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को झेलने में इनकी मेम्ब्रेन हेल्प करती है। जबकि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स होते हैं और एस्ट्रोलिंक्ड ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए भी आर्कियोबैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का डिफरेंट है। 16S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिविटी भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम्स वो भी डिफरेंट हैं और इसी वजह से जो एंटीबायोटिक असर डालते थे यू बैक्टीरिया पे वो आमतौर पर आर्कियोबैक्टीरिया पे असर नहीं डालते। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे यूकैरियोट्स में इंट्रॉन पाए जाते हैं वैसे ही कुछ आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर भी इंट्रॉन मिलते हैं। हालांकि यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन ना के बराबर वाली कहानी है और मेटाबॉलिज्म तो ऑफकोर्स डिफरेंट है ही। भाई काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो केवल और केवल मुझे आर्कियोबैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं, जैसे कि मीथेन फॉर्मेशन वाली कहानी। तो इनका मेटाबॉलिज्म भी यूनिक है। आई होप जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं थे जो आपको मिल गए होंगे, अब याद आ गया होगा। एक क्वेश्चन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के ऊपर भी था। भाई डिप्थीरिया हमारे लिए खतरनाक बीमारी कोज करता है। हम जानते हैं कि इसमें टॉक्सिन्स हैं ए और बी टाइप के, जिनमें से एक रिसेप्टर की तरह काम करता है तो एक हमारी सिग्नलिंग पाथवे में छेड़छाड़ करता है। अब यही कहानी को समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन्फेक्टेड या इन्फेक्शियस कब बनता है, किस फेज के इन्फेक्शन के बाद। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के पास अपनी खुद की कोई टॉक्सिन की जीन नहीं होती है, लेकिन फिर एक बीटा फेज है और जब भी ये फेज इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो एक तो इसमें ये टॉक्सिन बनाने की एबिलिटी पैदा कर दी इसने, अब ये खतरनाक हो गया कॉर्निबैक्टीरियम, और साथ में ये लाइसोजेनिक कन्वर्जन भी करता है, यानी कि अपने जीनोम को जोड़ देता है बैक्टीरिया के जीनोम में। अब ये बैक्टीरिया चलता फरता हमारे लिए खतरनाक बन गया जो कि पहले हार्मलेस था। तो ये बात भी पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। अब एक क्वेश्चन था कि अल्बिनिज्म वाला फादर है, मदर कैरियर है और कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था कि पिगमेंटेड ऑफस्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए भाई साहब, ये जो है कहानी ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की। तो फादर के पास स्मॉल ए कंडीशन होगी, मदर के पास क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है कैरियर है तो कैपिटल ए स्मॉल होगी। तो जो कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं मुझे वो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल है यही बन सकते हैं। और 50% मुझे मिलेंगे एल्बनिक और 50% मिलेंगे कैरियर, लेकिन जिनके पास पिगमेंट बनाने की एबिलिटी है। बिल्कुल नॉर्मल तो यहाँ कोई नहीं मिलने वाला। तो शायद यही क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए एरर के चांसेस हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी अगर क्वेश्चन है पूरे तो आप लोग भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981 विद स्पेशल थैंक्स। हम लोग आपके क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनिमल सेल लाइन के ऊपर कि अगर हमें कोई ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है जिसे हम थेरेपेटिक यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी सेल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए भाई सिंपल सा लॉजिक क्या है,
पहली बात, आपकी सेल टाइप वो होनी चाहिए जिसमें आप थेरेपेटिक यूज़ के लिए करना चाह रहे हो ऑर्गेनिज्म उससे मिलता जुलता। बट ऑफकोर्स ये हमारे लिए बात चल रही है। अगर हम कोई ऐसा प्रोटीन बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन में इफेक्ट दिखाए प्रॉपर तरीके से और ह्यूमन के अकॉर्डिंग ग्लाइकोसाइलेटेड हो, तो भाई ई कोलाई तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ई कोलाई में ना तो इंट्रॉन निकल सकते और ना उसके ग्लाइकोसाइलेशन की कहानी वैसी है जैसे हमारी है। प्लांट की कहानी भी आती है कि प्लांट की सेल में हम लोग कर सकते हैं, बट प्लांट का ग्लाइकोसाइलेशन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ह्यूमन के। फिर आती है बात इंसेक्ट की सेल लाइन हो गई, या फिर कुछ और बर्ड्स की सेल लाइन हो गई, या ह्यूमन मैमल की सेल लाइन हो गई। तो ऑफकोर्स ये तो क्लियर है कि जो मैमल की सेल लाइन में जितना बढ़िया प्रोटीन बनेगा उतना बढ़िया प्रोटीन किसी और में नहीं बनेगा। और अगर स्पेसिफिकली ह्यूमन की सेल लाइन है तो और भी क्या बात है। लेकिन फिर बात आती है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाह रहे हैं। तो जो ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है उनमें से एक है चाइनीज हेमिस्टर ओवरी CHO सेल लाइन। अब इस सेल लाइन को हम ढंग से अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, और ग्लाइकोसाइलेशन भी सिमिलर टू ह्यूमन है, और सेल लाइन ये ग्रो करना भी मुश्किल नहीं होता। दूसरा है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी हैक 293 सेल लाइन। अगर कहीं पर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन है जो कि CHO में नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। और क्योंकि ये ह्यूमन ओरिजिन की है तो फिर सेम पैटर्न ही मिलेगा जैसा कि ह्यूमन के अंदर होता है। यहाँ पर भी मुझे स्टेबल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और पोस्ट ट्रांसलेशन तमाम तरह के मॉडिफिकेशन भी आते हैं जो ह्यूमन के लिए चाहिए होते हैं। इसके साथ ही NSO सेल लाइन जो कि माउस माइलोमा की है, SP2/0 सेल लाइन जो कि अगेन माउस की है, और BHK सेल लाइन जो कि बेबी हेमस्टर किडनी है। इनको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि NSO और SP2 को हम लोग एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं, और BHK सेल लाइन को वायरल वेक्टर्स और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। तो फेवरेट चॉइस जो रहेगी वो रहेगी आपकी हैक 293 और CHO, बशर्ते कि वहाँ कुछ और ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि ये MSQ है या MCQ है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी आप प्रोटीन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो अगर थेरेपेटिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो ये प्रोटीन वैसा ही दिखना चाहिए जैसे कि नेचर में होता है, और प्रोटीन बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो जो भी आप सेल लाइन चूज़ करते हैं उसमें दो एबिलिटी ये होती है कि वो हाई क्वांटिटी में प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके और वैसा ही प्रोटीन बनाए जैसे कि प्रकृति में वो प्रोटीन पाया जाता है। चलिए चलते चलते फिर एक टॉपिक और कर जाएं जो CSI और नेट के एग्ज़ाम में आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है कि इसमें हम हैमिल्टन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी जो कि अल्ट्रुज्म को समझाती है, हम उसकी बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि हैमिल्टन ने क्या रूल दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिज्म के रिलेशंस की बात कर सकते हैं, और साथ में हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अल्ट्रुज्म शो करेगा किसके लिए। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने 1854 के आसपास और 60s के आसपास में अपनी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की बात की थी, कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन हमारा सारा इवोल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सब इसी पर टिका हुआ है। इवोल्यूशन की थ्योरी से हमें ये तो क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिज्म इवोल्व कैसे हुए, कैसे ट्री ऑफ लाइफ जनरेट हुआ, इतनी डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हुई, बट कुछ क्वेश्चन अनसुलझे ही रह गए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ सोशल सिस्टम कैसे निभाते हैं और क्यों निभाते हैं। ह्यूमंस का समझ में आता है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हमारे आपस में दूसरे के लिए स्वार्थ लगे होते हैं, बट हमारा ये मानना है कि एनिमल्स में तो इतने स्वार्थ अवेलेबल नहीं है, तो फिर एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करना क्यों चाहते हैं। हमने देखा है कि एक ही स्पीशीज़ में जो कम्युनिटी होती हैं वो कम्युनिटी आपस में कई बार अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व किया हैमिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, और इंडेड हैमिल्टन साइंटिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं हैमिल्टन रूल के नाम पर और अल्ट्रुज्म की बातें करके 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी इवोल्यूशन की थ्योरीज में मानी जाती हैं। इनकी हेल्प से जो डार्विन के टाइम से जो दिक्कतें चली आ रही थी, अल्ट्रुज्म को डिफाइन नहीं कर पा रही थी डार्विन की थ्योरी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, ये दोनों ही बातें यहाँ करके सॉल्व हो गई हैं। हैमिल्टन का रूल दो बातों पर टिका हुआ है, अल्ट्रुज्म और किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म बिहेवियर दिखाता है अपने स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स के लिए ताकि उन्हें फायदा मिले। उस बिहेवियर को दिखाने की वजह से कई बार ऑर्गेनिज्म को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये नुकसान उठाने की वजह से जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको फायदा मिलता है, यह है किन सिलेक्शन। और जो ये बिहेवियर दिखा रहा है कि अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा करना, इसे बोलते हैं अल्ट्रुज्म। मीर कैट्स क्लासिकल एग्जाम्पल है।
मीरकैट जब अपने बिलों से बाहर निकल करके खाना खा रहे होते हैं दिन में, तो कुछ मीरकैट्स बजाय खाना खाने के वो संतरी बनकर ये काम करते हैं। दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं और दूर तक नजर रखते हैं कि कोई प्रीडेटर तो नहीं आ रहा, और जैसे कोई खतरा इन्हें दिखाई देता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और जो जो बाकी इनके साथ के मेंबर्स थे जो अपना खाना खाने में लगे हुए थे वो सावधान हो जाते हैं और उस खतरे से बच जाते हैं। नो डाउट इस बिहेवियर को दिखाने की वजह से जो संतरी बना हुआ मीरकैट है उसे तो खाना खाने का मौका मिला ही नहीं। यही है इस बिहेवियर की खास बात। जो अपने साथ के प्रोजनी के लिए फायदा दिखाने के लिए एक्ट करेगा, उस एक्ट को दिखाने के चक्कर में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। इन बातों को समझाने के लिए दो टर्म्स हमारे पास आती हैं, जिनमें से एक है किन सिलेक्शन। और किन सिलेक्शन है असल में इवोल्यूशन के द्वारा ऑर्गेनिजम्स ने ये बात डेवलप की है, एनिमल्स ने, इंसेक्ट्स ने, कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा करके अपनी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स को बेनिफिट देते हैं। और जो ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं किन अल्ट्रुइज्म, जो किन सिलेक्शन की वजह से क्रिएट हुआ है। इसके अलावा हम लोग 3 पैरामीटर और लेके आते हैं, जिनमें से एक का नाम है टोटल फिटनेस। बात यह कि जो भी ऑर्गेनिज्म अल्ट्रुइज्म दिखा रहा है उससे टोटल फायदा कितना हुआ। इस फायदे को आप दो में बांट सकते हो। एक है इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव का मतलब है कि जो भी उसने अपना ऑर्गेनिज्म ने अल्ट्रुइज्म दिखाया है, इसकी वजह से उसकी स्पीशीज के जो बाकी मेंबर्स हैं उसमें से कितने बच्चों को फायदा हुआ, बच्चे जो उसके बच्चे के जैसे थे। और दूसरा, उसके खुद के अपने बच्चों को कितना फायदा हुआ। अगर हम उसके खुद के बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे पर्सनल फिटनेस, और अगर वो अपने प्रोजेनी के जो दूसरे जैसे अपने भाई बंधुओं के बच्चे हैं उनके ध्यान रख रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग इंक्लूसिव फिटनेस। कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी अल्ट्रुइज्म बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन ये रेयर है, काफ़ी रेयर है। खासतौर से जब एनिमल्स को हम लोग कैप्टिविटी में रखते हैं, जैसे कि बाड़ों के अंदर या फिर हम लोग किसी जू के अंदर देखते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे किसी बंदर ने किसी दूसरे स्पीशीज़ के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और उसका ध्यान रखने लगा। लेकिन ये बहुत नेचुरल प्रकृति में देखने को नहीं मिलता। प्रकृति में जो हमें देखने को मिलता है वो है जैसे कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों के लिए जो ध्यान दिखाता है, जो उसका एग्रेसिवनेस है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो एक बिहेवियर है। कई बार जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि नियर टू इम्पॉसिबल था। जैसे कि हो सकता है कि ये कोई बफेलो अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से लड़ जाए, हो सकता है उसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। लेकिन अब यही तो खास बात है कि उसने वो बिहेवियर क्यों दिखाया, अपने बच्चे को छोड़ करके वो चली क्यों नहीं गई। और वैसे हम लोग बोलते हैं कि वो जानवर है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, जब बस में कोई अगर सामने खड़ा हुआ हो तो क्या हम उसे अपनी सीट ऑफर करते हैं? शायद हम में से कुछ लोग करते हो, बट जब हम सीट ऑफर करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे मन में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। क्यों करें, किस लिए करें, क्या फ़ायदा है हमारा। इंडिट कई बार हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी हमें सजेस्ट करता है कि भाई ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी कोई खड़ा हुआ है तो हम उसे अपनी सीट ऑफर कर दें। बट नो डाउट, चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन जब भी हम कोई एक्ट करना चाहते हैं किसी के लिए, हम हमेशा कहीं ना कहीं तो कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हम ये बिहेवियर दिखाएं या ना दिखाएं। वो कैलकुलेशन हम लोग चाहे समझें या ना समझें, लेकिन एटलीस्ट एनिमल्स के मामले में हैमिल्टन जी ने तो एक कैलकुलेशन दे रखी है कि हम समझ पाएं कि वो एनिमल अल्ट्रुइज्म क्यों दिखाएगा। हैमिल्टन साहब ने एक रूल दिया जिसको बोला जाता है आर बी इज ग्रेटर देन सी। कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अल्ट्रुइज्म तब दिखाएगा जब उसका संबंध उसके साथ, उसको पहुंचने वाला फायदा, इन दोनों की वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यूज बड़ा नंबर हो एज कम्पेयर टू जो उसे खुद का नुकसान पहुंचेगा। ये कह लो कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो नुकसान पहुंचाएगा अल्ट्रुइज्म बिहेवियर दिखा करके, ये नुकसान कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू मिलने वाले फायदे से और जेनेटिक रिलेटेडनेस से। तो बट ऑब्वियसली फिर हमें यह पता होना चाहिए कि जेनेटिक रिलेटेडनेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जब ह्यूमंस में हम लोग पेडिग्री देख करके जेनेटिक रिलेटेडनेस की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ बातें जो याद रहनी चाहिए। ये मैरिज की लाइन है, और अगर कभी एक ही लाइन को दोस्तों में बांट दिया जाए तो जो बच्चे हैं उनको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, या इन्हें हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। जो बच्चे ट्विंस नहीं हैं हम उन्हें अलग अलग लाइन्स पे दिखाते हैं। स्क्वायर का मतलब है बॉय और सर्कल का मतलब है गर्ल। अगर सपोज हम इस लड़की की शादी किसी लड़के से करा दें आउटसाइड द फैमिली, इनके जो बच्चे पैदा होंगे ये बच्चे आपस में कजन्स कहलाएंगे, फर्स्ट कजन्स। अगर मान लीजिए कि जो फादर है, फादर ने एक शादी होकर रखी है किसी और महिला से और इनसे भी इनके पास एक बच्चा है, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों हाफ सिबलिंग कहलाएंगे, हाफ सिबलिंग्स। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइडेंटिकल ट्विंस आपस में 100% जीनोम शेयर करते हैं। जो सिबलिंग्स हैं, एक ही पेरेंट के बच्चे, ये 50% जीनोम शेयर करते हैं, और जो हाफ सिबलिंग्स हैं ये 25% जीनोम शेयर करते हैं। कोई भी बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स सेम होते हैं वो अपने आइदर पेरेंट से 50% जीनोम शेयर करता है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक केस है जिसमें सपोज ये है मेरी मदर और ये है फादर, तो इनके पास जो भी जीनोम था 100%। आप जानते हो कि म्यूसिस में अपने डीएनए के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके पास उनके आधा क्रोमोसोम्स गैमेट्स के रूप में बांटते हैं वो, और वो जो भी बच्चा पैदा करेंगे उस बच्चे को 50% ये पेरेंट अपना डीएनए देगा और 50% ये बच्चा अपने डीएनए मतलब पेरेंट अपना डीएनए देगा।
अगर ये शादी कर ले और फिर इसके बच्चे पैदा हों, तो जो भी किसी एक पेरेंट का डीएनए था 50%, अब उस डीएनए का भी 50% ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि बाकी डीएनए दूसरे पेरेंट से मिल रहा है उसे। और फिर अगर ये शादी कर ले किसी और से, तो जो इसका बच्चा पैदा होगा वो अपने जो शुरुआती पेरेंट थे उनके डीएनए का केवल 12.5% ही आगे पहुंचा पा रहा है, और हम लोग ऐसे ही जनरेशन में आगे जा सकते हैं। जो दूसरी कहानी आती है कि अगर मुझे कभी जेनेटिक रिलेटेडनेस पता लगानी हो, तो उसके लिए फार्मूला है R इजिकल टू। दूसरी कहानी है कि अगर मुझे कभी जेनेटिक रिलेटेडनेस पता लगानी है, तो उसके लिए फार्मूला है R इजिकल टू 1/2 की पावर n। यहाँ पे n जो है ये है नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स कैसे समझ लेते हैं। सपोज ये एक फैमिली है जिसकी पेडिग्री मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट अब वैसे ये दोनों जो है मेरे नंबर 1 एंड नंबर 2 ये मेरे सिबलिंग्स हैं। इनकी शादी हुई है अलग अलग और इनको आपस में इनके बच्चे हुए हैं। अब जो इनके बच्चे हैं बट अब वैसे वो कज़न्स हैं आपस में। मैं बात कर रहा हूँ, सपोज ये है M और ये है N, ये कज़न्स हैं। तो अगर मुझे पता लगाना है कि इनके बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस कैसी है, तो आप स्टेप्स काउंट करोगे कि आप कितने स्टेप में M से N तक पहुंच जाओगे। याद रखना, जो आप स्टेप उठाओगे वो केवल ऊपर वाली लाइनें होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आप ये काउंट नहीं करोगे, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन्स काउंट करोगे। 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्टेप में आप M से N तक पहुंचे। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस निकालने के लिए फार्मूला हो गया R इजिकल टू 1/2 की पावर 4। यानी कि अब मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूँ, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 1/16, और 1/16 का मतलब है 12.5%। तो उनके बीच में जो जेनेटिक रिलेटेडनेस है वो इतना परसेंटेज है। इस फार्मूले को कैलकुलेट कर, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट तरह के जो रिलेशंस हैं आपस में, हम लोग रिलेशन को काउंट कर सकते हैं। बाकी हमें ये पता रहना चाहिए कि भाई जो टर्म्स हैं, जैसे कज़न्स हैं, सिबलिंग्स हैं, नेफ्यूज़, अंकल्स, हाफ कज़न्स या फिर हाफ सिबलिंग्स, इन टर्म्स का पता होना चाहिए, तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब इतना सब जानने के बाद में अगर अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग इम्प्लाई करना चाहें, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि वर्कर बी इंस्टेड ऑफ दैम सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग हेल्प द क्वीन रिप्रोड्यूस। मधुमक्खियों के छत्ते में हम ये देखने को मिलता है कि जो वर्कर बी हैं फीमेल्स, वो भी चाहें तो वो भी बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन फिर भी क्वीन को मौका मिलता है बच्चे पैदा करने का। और ये बिहेवियर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगेन ये किन सिलेक्शन की कैटेगरी में आता है, और इसे हम लोग किन सिलेक्शन के एग्जाम्पल के रूप में ही काउंट करते हैं। सिर्फ बात यह है कि वो अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स को जो बढ़िया बच्चे पैदा कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना खुद का एक फीचर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए, मधुमक्खी के केस में जो क्वीन है वो हेल्थी होती है, काफ़ी हेल्थी, और जो वो अंडे पैदा करती है वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं। अगर वर्कर भी ये काम करेंगे तो जो उनसे बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे कमज़ोर होंगे। तो इसलिए जो सिस्टम बना है वो इस तरीके से बना है कि खुद बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वो उस मक्खी को बच्चे पैदा करने का ऑप्शन देंगे जो हेल्थी है। मधुमक्खी चाहे फीमेल क्वीन हो या फीमेल वर्कर, दोनों डिप्लॉयड होती हैं। मधुमक्खी में हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम होता है, जो मेल मक्खियाँ होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 135। अब अगर इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस के बारे में बात कर रखी है, और ये पूछा हुआ इन्होंने ए और बी के बीच में, और ए एंड डी के बीच में, और डी एंड सी के बीच में, तो पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। ए और बी में क्या है कि देखिए, बी और ए पेरेंट हैं, तो बट वैसे इनके बीच में 50% का रिलेशन होना चाहिए। सी ए एंड डी, ए एंड डी की बात करें तो ये ग्रैंड पेरेंट है इसका, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए 25%, इन दोनों के बीच का रिलेशन। और फिर है डी एंड सी, डी और सी, तो स्टेप काउंट कर लो 1 2 3। तो ये है 1/2 की पावर 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8, यानी कि 0.125। तो आंसर हो गया हमारा 1। आप चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को R इजिकल टू 1/2 की पावर n वाले कहानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला पार्ट है A और B, A और B के बीच में कनेक्शन वाली जो लिंक है वो केवल एक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो गया वो है 1/2 की पावर 1, दैट मीन्स हाफ, मतलब 0.5। A एंड D के बीच में लाइन है 1 और 2, A से D के बीच का फासला, तो ये है 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 0.25।
और डी और सी में तो 1, 2 एंड 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके बीच में, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 8 और ये है 0.125। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर नंबर बना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट। ऑफस्प्रिंग और उनके पेरेंट में, मतलब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हम देख चुके थे 50%। अब इससे हमें मैच करना है। ये हायर होता है बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर। अगर सपोज करो कि इस ऑफस्प्रिंग का एक सिस्टर या ब्रदर भी होता तो इनमें तो 50% होता, तो ये हायर तो नहीं है। लोअर देन बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, लोअर भी नहीं है क्योंकि बराबर है उसके। द सेम एज द बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, हाँ जी। डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सिबलिंग, नहीं। क्वेश्चन नंबर 133, इंडिविजुअल ए कैन डिराइव फिटनेस बेनिफिट ऑफ 160 यूनिट्स बाय, जो बी है यहाँ पर 160, बट इनकर्स अ फिटनेस कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स इन डूइंग सो। जो कॉस्ट है वो है 50 की, तो फिर आर क्या होना चाहिए? देखिए फॉर्मूला था आर बी ग्रेटर देन सी, तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं सी के नीचे बी को ले जाऊं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन के साइन को हटा करके हम इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, लेकिन हम हमेशा याद रखेंगे कि जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन का है। तो जो आर है वो जाना चाहिए मेरा 50/160। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो नियरली ये 1/3 के आसपास की वैल्यू आएगी। दैट मीन्स 33% के आसपास। तो जो भी इक्वेशन ये कह रही थी कि जो ये रिलेशन और बेनिफिट है ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, तो बट वैसे जो रिलेशन है अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो मेरी आर की वैल्यू रिलेशन, इट शुड बी ग्रेटर देन 33%। तो ब्रदर एंड सिस्टर में 50% है, फर्स्ट कजन्स के अंदर 25% या फिर 12.5%। देखिए इनके ये बच्चे हैं और इनके ये बच्चे हैं, तो ये ए एंड बी कजन्स हैं। तो फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि जो इनके बीच में रिलेशन है वो है 1/2 की पावर 8 का, यानी कि ये है 12.5। देन कजन्स और अंकल्स का और भी कम है, नेफ्यूज़ और नाइस का और भी कम है। तो फिर तो जो रिलेशन बैठा वो है ब्रदर और सिस्टर का, वही है जो 33% से ऊपर की वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन एन अल्ट्रुस्टिक एक्ट if a donor sacrifice C offspring which help the recipient to gain B offspring and the donor is related to the recipient by the coefficient gamma, under which condition would kin selection favors this altruistic trait? तो सीधी सी बात है, ये बस जो आपकी आर बी ग्रेटर दैन सी था उसकी जगह पर इन्होंने गामा बी ग्रेटर दैन सी कर दिया है। अब चेक कर लीजिए इसमें से कौन सी वाली कंडीशन इस कंडीशन से मैच कर रही है। तो ये तो वैसे कट गए क्योंकि इसमें बात ही नहीं कर रखी है हमारी, और हम b को गामा सी से बड़ा नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं गामा इंटू बी बड़ा होना चाहिए सी से, तो ये बात गलत हो गई। गामा b में से हम लोग c माइनस कर दें तो 0 हो। हम यहाँ इक्वल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बड़ा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि गामा b में से जो भी, मतलब आप माइनस करो c को, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 129, द जेनेटिक रेडीनेस आर ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज नेफ्यू, आर की वैल्यू है मेरे पास 0.25। द allele that causes uncle to care for nephews will spread and according to the Hamilton rule only the fitness benefit is। तो फिटनेस बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बट वैसे हमारे पास फार्मूला था आर बी ग्रेटर दैन सी, सी है कॉस्ट, बी है बेनिफिट, तो उन्होंने बी पूछ रखा है हमें, और बी को निकालने के लिए मुझे करना चाहिए C/R। और सपोज अगर मैं कॉस्ट को फॉर द टाइम बीइंग 1 मान लूँ, ठीक है, और नीचे आर जो है मेरा 0.25 है, तो फिर बेनिफिट कितना होना चाहिए? बट वैसे बी मेरा 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1। मैंने 0.25 को 4/1 कर दिया है, जब ऊपर लेके आएंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो जो बी है मेरा वो 4 टाइम्स होना चाहिए कॉस्ट ऑफ केयर के। क्वेश्चन नंबर 132, assuming that individual A want to do
an altruistic act to individual B and that the benefit and the cost of doing this act are in fitness units. तो बेनिफिट है आपका B 40 और साथ में जो आपकी कॉस्ट है C वो है 12। तो आपको R निकालना है। तो फार्मूला था आपका आर बी ग्रेटर दैन सी। तो फिलहाल आप इसे कर लो R इज इक्वल टू सी बाई बी, और C है तुम्हारा 12 और B है तुम्हारा 40, 12/40। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो नियरली 1/3 के आसपास है, मतलब 33% के आसपास। तो देखिए R जो भी कुछ ये वैल्यू आ रही है ये इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए 1/3 या फिर 33%। तो अब जो रिलेशन है नेफ्यू के, नीस के, ग्रैंडसन के, डॉटर और सन के, तो इसमें आप रिलेशन देख लो कि 33% ज़्यादा रिलेशन किस में होगा। तो आपको याद होगा कि ये रिलेशन आएगा मुझे लास्ट वाले के अंदर, क्योंकि डॉटर या सन के साथ ही 50% के आसपास रिलेशन है। बाकी सब में रिलेशन कम होता चला गया है, 25%, 12.5% एंड सो ऑन। ए है, एक ब्रदर है ए इस क्वेश्चन के अंदर और दूसरा ब्रदर है बी। दोनों के फादर तो सेम है लेकिन दोनों की मदर सेम नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस हमें देखनी है। तो स्टेप्स हैं ए से बी पहुंचने पे 1 and 2। तो r इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो जो जेनेटिक रिलेटेडनेस है 25% n के अंदर। ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर्स। बी वांट ए टू हेल्प हिम। अब बी चाहता है कि ए उसको हेल्प करे, जिसका कॉस्ट और बेनिफिट भी है ए के लिए। अगर ए को जो कॉस्ट निभानी पड़ रही है वो कॉस्ट है 30 की, तो किस कंडीशन में उसे वो सॉल्व करेगा। मतलब अब देखिए हमारे पास आर की वैल्यू है, हमारे पास सी है और फार्मूला था आर बी ग्रेटर देन सी। तो मुझे बी निकालना है, तो बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सी डिवाइड बाय आर के, और यहाँ सी था 30 और आर है मेरा 1/4। तो मैं इसे सॉल्व करके लिख सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो 3 4 जा 12, 120। यानी कि जो मेरा बी है वो ज़्यादा आना चाहिए 120 से ज़्यादा। तो आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि एज्यूम दैट इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक फिटनेस एंड बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट टू अ रिलेटिव इज 500 यूनिट्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्स 150 यूनिट्स। तो जो मेरा बेनिफिट है ये है 500 और जो मेरी कॉस्ट है ये है 150। तो R शुड बी ग्रेटर देन C अपॉन B, मतलब 150 डिवाइड बाय 500। तो बट वैसे ये आ जाएगा मेरा 1/3 के आसपास नियरली। तो जो R है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1/3 से ज़्यादा है या फिर कह लो 33% से ज़्यादा। तो अब बट वैसे रिलेटिव कौन होना चाहिए मेरा 33% से ज़्यादा की रिलेटिविटी मेरे पास केवल ब्रदर्स में या फादर टू सन, फादर टू डॉटर या बिटवीन द सिबलिंग्स होती है। तो केवल ये ब्रदर वाला आंसर ठीक बैठ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वही है जो 50% रिलेटेड है। 33% से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू हमेशा। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आई होप शायद हैमिल्टन रूल और अल्ट्रुइज्म थोड़ा आसान हो गया होगा आपके लिए, और ये एग्ज़ाम में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगेन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्लस साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।